हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एफएम की महामंत्र सीरीज में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम करेंगे एंटायर चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कॉस्ट का मतलब क्या? एक्सपेंस। ओ, कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? खर्चा, एक्सपेंस। और कैपिटल का मतलब क्या? अमाउंट required to run a business। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? खर्चा। और कैपिटल का मतलब क्या? अमाउंट रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस। मतलब जो हमारे बिजनेस में पैसा लग रहा है उसका कुछ खर्चा भी होगा। अब वो जो कैपिटल है उसके भी सोर्सेस है कि वो कहाँ कहाँ से आता है हमारे बिजनेस में। तो कहाँ कहाँ से आता है कैपिटल हमारे बिजनेस में? लिखिए, मेरे साथ नोट्स बनाइए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल। क्या क्या सोर्सेस है कैपिटल के? बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा आता है? इक्विटी से और प्रीफरेंस से और डेट से और एक रिटेन्ड अर्निंग रहता है जो बचा के रखते हैं हम, रिटेन्ड अर्निंग। चार सोर्सेस है जहां से पैसा आता है हमारे बिजनेस में। तो इन सब में लगने वाला खर्चा। अब इक्विटी के लिए हम क्या करते हैं? किसी ने इक्विटी शेयर होल्ड किया है तो हम हमारे कंपनी के लिए क्या एक्सपेंस होगा? क्या एक्सपेंस होगा? हमको क्या पे करना पड़ता है इक्विटी शेयर्स वालों को? वेरी गुड, डिविडेंड पे करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता है। डेट वालों को क्या पे करना पड़ता है? ओ, डेट वालों को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। रिटेन्ड अर्निंग में, वैसे तो रिटेन्ड अर्निंग में दो पार्ट है, एक टैक्स और एक नो टैक्स वाला। इसमें क्या होता है, अगर टैक्स नहीं है, अगर पर्सनल टैक्स नहीं है, तो हमेशा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। बट अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस टी होता है। टैक्स माइनस हो जाता है। समझ में आया? तो ये क्या है? के ई, के पी कॉस्ट, के डी और ये के आर। ठीक है, अब जो है हमारा जो कॉस्ट है, अब हम वो कैसे निकालेंगे कैपिटल का? सिंपल, ऊपर लिखो क्या पे किया, क्या पे करना है, डिवाइडेड बाय क्या रिसीव हुआ। बोलो, क्या पे करना है, क्या रिसीव हुआ। क्या पे करना है? इक्विटी केस में डिविडेंड पे करना है। क्या रिसीव हुआ? कितना रिसीव हुआ? वो कितना रिसीव हुआ हम क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड्स। क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड्स। क्या पे करना है में क्या आ जाएगा हमारा? या तो डिविडेंड पे करना है, या तो प्रीफरेंस डिविडेंड पे करना है, या तो इंटरेस्ट पे करना है। क्या रिसीव हुआ? नेट प्रोसीड्स। क्या रिसीव हुआ को क्या बोलेंगे हम? नेट प्रोसीड्स। क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड्स। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, इक्विटी के केस में पहले मैं आपको डेट पढ़ाऊंगी, फिर प्रीफरेंस पढ़ाऊंगी, फिर इक्विटी पढ़ाऊंगी। चलेगा? चलाना ही पड़ेगा आपको, कोई और ऑप्शन नहीं है। चलो, डेट के केस में हमारे दो तरीके के डेट होते हैं। कौन से डेट होते हैं?
एक होता है रिडीमेबल, जो कि कुछ समय बाद हमको उसको वापस करना पड़ता है, और एक होता है इररिडीमेबल। सबसे पहले मैं इररिडीमेबल की बात करती हूँ। हम क्या करते हैं, डेट वालों को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे हम 1 माइनस टी करते हैं कि पहले EBIT आता है लेस इंटरेस्ट आता है, बट इंटरेस्ट पे हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस टी करना पड़ेगा। क्यों 1 माइनस टी करना पड़ेगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि फर्म के लिए क्या हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट कटेगा तो फर्म के पास जो EBT आया उस पे फर्म की टैक्स सेविंग हो जाएगी इंटरेस्ट की, तो हम वो करना चाहते करके हम इंटरेस्ट 1 माइनस टी करेंगे। समझ में आया, डिवाइडेड बाय NP, ठीक है। और रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी तो रहेगा, प्लस इसमें हमको कुछ समय बाद उसको वापस भी करना रहेगा, तो रिडीमेबल वैल्यू पर हमने उसको कितने में लिए थे, RV माइनस NP अपॉन N, कितने साल के लिए, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। रिपीट आफ्टर मी। इररिडीमेबल का क्या फॉर्मूला बताई थी मैंने आपको, इररिडीमेबल का फॉर्मूला बोलो। सबसे पहले हमको क्या पे करना है, क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग हो रही है तो 1 माइनस टी कर देंगे अपॉन NP, इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन NP, इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन NP। इररिडीमेबल का क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन NP तो रहेगा, सॉरी इंटरेस्ट 1 माइनस टी तो रहेगा, प्लस रिडीमेबल वैल्यू हमको वापस भी करना रहेगा, तो रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट सॉरी RV माइनस NP अपॉन N, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए लिया था, RV माइनस NP अपॉन N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया, एक और बार रिपीट आफ्टर मी। रिडीमेबल का क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। रिपीट आफ्टर मी, क्या फॉर्मूला है रिडीमेबल का, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 कर देना, ठीक है। और इररिडीमेबल का क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन NP। वेरी गुड गाइस, कम ऑन क्लैप फॉर योरसेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रीफरेंस के साथ। प्रीफरेंस का भी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इंटरेस्ट की जगह क्या आएगा, प्रीफरेंस डिविडेंड आएगा। और क्योंकि हम उसके लिए टैक्स पहले ही काट देते, आपको क्या याद रखना है, इनकम स्टेटमेंट। चलो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, वैसे लीवरेज में इतने बार रिपीट हो चुका है, बट मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। जिसने लेवरेज वाला चैप्टर खत्म नहीं किया पहले वो खत्म करके आओ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, EBIT। EBIT में से हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट सबसे पहले पे करते हैं, तो EBT हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे टैक्स माइनस कर रहे हैं EBIT में से, ठीक है। तो हम अभी हमारे पास क्या जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें से हम प्रीफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्रीफरेंस डिविडेंड के लिए हम पहले से टैक्स माइनस कर रहे हैं, तो हमको डबल टैक्स माइनस करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, इसलिए हम यहाँ टैक्स डबल माइनस नहीं करेंगे। समझ में आया, तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा प्रीफरेंस डिविडेंड का, हाँ प्रीफरेंस डिविडेंड का क्या फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे भी हम दो टेबल बनाएंगे, एक रिडीमेबल, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का क्या फॉर्मूला रहेगा, सिंपल, प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, ठीक है। और रिडीमेबल का क्या फॉर्मूला रहेगा, प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन प्लस वही चीज RV माइनस NP अपॉन N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। बस इसमें इंटरेस्ट नहीं आया, बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है। क्या है फॉर्मूला, प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP अपॉन N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट गाइस, कम ऑन गाइस, गॉट इट, रिपीट आफ्टर मी। प्रीफरेंस डिविडेंड रिडीमेबल का क्या फॉर्मूला रहेगा,
प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। इररिडीमेबल का क्या फॉर्मूला रहेगा? प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। गॉट इट? ठीक है, इक्विटी शेयर्स में बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ ये नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं। नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं? एक फेस वैल्यू रहती है, ठीक है। फेस वैल्यू में हम कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। हम कुछ प्रीमियम पे लेते हैं, तो प्रीमियम ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ पे कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगती है, तो हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। समझ में आया? फेस वैल्यू पे कुछ डिस्काउंट रहता है। सपोज हम 10 का शेयर था, हमने बोले कि 2 रुपये माइनस करके तुम 8 में ले लो। सपोज हमने बोले 10 का शेयर था, 2 रुपये प्लस करके तुम 12 में ले लो। ये हो गया प्रीमियम, वो हो गया डिस्काउंट, ठीक है। बट हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपये लग रही, तो हमको ये नेट प्रोसीड्स कितने में मिला? 8 रुपये में ही मिला है शेयर, ठीक है। मतलब 8 रुपये ही मिले हमको। समझ में आया? अब हम इक्विटी शेयर्स के साथ चालू करते हैं। इक्विटी शेयर्स का हम अलग से चार्ट बना देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स, कम ऑन एवरीबॉडी से गिली गिली अखा चालू करो मेरे साथ लिखना तुम लोग। कम ऑन, सबसे पहले क्या आएगा? कौन सी अप्रोच आएगी? डिविडेंड अप्रोच। हम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। तो पहली अप्रोच का नाम क्या है? डिविडेंड अप्रोच। दूसरी अप्रोच का नाम क्या है? डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच, ठीक है। तीसरी अप्रोच का नाम क्या है? ईपीएस अप्रोच, अर्निंग अप्रोच भी बोलते हैं इसको, मैं इसको ईपीएस अप्रोच बोलती हूँ, ईपीएस ग्रोथ अप्रोच। चारों के चारों सेम सेम लग रहे हैं क्योंकि हम अर्निंग पर शेयर से भी निकालते हैं, इसलिए हमने ईपीएस अप्रोच लिखे। नेक्स्ट एक होती है सीएपीएम अप्रोच और एक होती है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ठीक है। डिविडेंड अप्रोच मतलब क्या? हम क्या करेंगे? जो भी हमको डिविडेंड मिला है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। सिंपल एज यू आर। कम ऑन गाइस, डिविडेंड अप्रोच समझ में आया? डिविडेंड प्लस नेट प्रोसीड्स, ठीक है। ईपीएस अप्रोच पहले, ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स, P1 अपॉन NP प्लस G। अच्छा, नेट प्रोसीड्स को हम P0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या? EPS1 अपॉन P0 प्लस G। समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। डिविडेंड देना है और क्या मिला हमको? नेट प्रोसीड्स मिला, तो डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। ग्रोथ केस में ग्रोथ को प्लस कर दिए बस, ठीक है। इसमें भी ईपीएस में भी ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स, ईपीएस में भी ग्रोथ को क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिए बस। ग्रोथ कैसे निकालें? कुछ कुछ क्वेश्चन में तो ग्रोथ दिया रहता है, जहां ग्रोथ नहीं दिया है उसका क्या फॉर्मूला है? बी इंटू आर। बी बोले तो रिटेंशन रेशियो, हमने कितना रिटेन किए थे, ठीक है, रिटेंशन रेशियो। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रोथ। सबसे पहले सीएपीएम का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। अभी देखो हमारे घर पे क्या होता है, एफडी में इन्वेस्ट करके रखते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखते, ताकि हमको क्या मिल सके, बाद में उस पर रिटर्न मिल सके। सपोज उसमें हमको रिटर्न मिल रहा है 7.5% का,
ठीक है, सपोज उसको हमें रिटर्न मिल रहा है 7.5% का। अब मार्केट में आए शेयर्स, उनने किए हमको अप्रोच कि हमारे शेयर्स खरीदो, हमारे शेयर्स खरीदो। हम क्यों खरीदेंगे उनके शेयर्स? जब हमको इनसे ज़्यादा रिटर्न उसमें मिलेगा। अगर हमको इनसे ज़्यादा रिटर्न उसमें मिलेगा तो ही उसमें जाएंगे। सपोज शेयर्स में हमको मिल रहा है 18.5%, बट गाइस इसमें रिस्क भी है, रिस्क 10% का है इसमें सपोज। तब भी हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे रिस्क है, तब भी तो हमको 8.5% इसमें ज़्यादा मिल रहा है, इसमें इससे तो ज़्यादा मिल रहा है 1.5%, सॉरी 1% इसमें तो ज़्यादा मिल रहा है हमको, तो हम इसमें जाएंगे। ये चीज़ करने के लिए कि हमको किस में जाना चाहिए, रिस्क फ्री में जाना चाहिए या मार्केट पे जाना चाहिए, ये चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, CAPM। समझ में आया? या हम FD पे लगाए या हम मार्केट पे लगाए, ये चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, CAPM अप्रोच लेते हैं। क्या करते हैं, CAPM अप्रोच लेते हैं। तो अब कंपनी के लिए CAPM क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा उस केस में, कंपनी क्या चाहेगा कि वो मार्केट से ज़्यादा सॉरी रिस्क फ्री सिक्योरिटी से ज़्यादा प्रोवाइड करें, तभी लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना। तो उसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी कंपनी के लिए, क्या हो जाएगी, कंपनी क्या बोलेगा, ठीक है रिस्क फ्री में कितना मिल रहा है प्लस मार्केट में अभी हम कितना दे सकते हैं, माइनस रिस्क फ्री में कितना मिल रहा है, इनका डिफरेंस, ठीक है, इनटू बीटा। समझ में आया? क्या है, रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब बीटा मार्केट का चेंज होता है, बट बीटा ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ऑलवेज 0, ये ध्यान में रखना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा चेंज होता है, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये RM माइनस RF क्या हो गया, RM माइनस RF को हम क्या बोलते हैं, इतना हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब ये क्या है हमारे लिए, रिस्क प्रीमियम है। हम रिस्क ले रहे हैं तो हमको इतना प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन में हमको रिस्क प्रीमियम भी लिख कर आया डायरेक्टली, तो वो क्या हो जाएगा, RM माइनस RF हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला है इसका, बीटा सॉरी क्या फॉर्मूला है इसका, रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू RF माइनस RM माइनस RF। क्या है, एक और बार बोलेंगे, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है, एंड लास्ट वन इज रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में क्या क्या हमको सिर्फ डिविडेंड मिलता है क्या, हम जब शेयर्स लेते हैं तो हम सिर्फ क्या डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं क्या, नहीं, डिविडेंड के साथ हम और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने शेयर्स कितने में खरीदे थे, सॉरी हमने शेयर्स कितने में खरीदे थे और हमको शेयर्स अब कितने में बिक रहे हैं। सपोज हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट भी देखते हैं ना शेयर्स का, कि हमने कितने में खरीदे थे और अब हमको कितने में बिक रहे हैं वो। सपोज हमने 100 रुपये का शेयर्स खरीदे थे, हमको पता है इसके आगे जाके वैल्यू 500 रुपये होने वाली है, तो हमारा जो 300 रुपये का ये प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ, प्लस हमको डिविडेंड मिला 30 रुपये का, तो 330 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ, कंपनी को इतना खर्चा हुआ है ना 330 रुपये का। समझ में आया? तो 330 रुपये डिवाइडेड बाय NP, ये बोल रहा है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, और यही मेरे को सबसे अच्छी अप्रोच लगी, मतलब सबसे ज़्यादा रेलेवेंट अप्रोच। ठीक है, अभी तक की, क्योंकि हम शेयर्स खरीदते हैं, हम सिक्योरिटीज़ खरीदते, तो हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं, डिविडेंड तो क्या एक साइड कॉर्नर है, ठीक है, डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, बट हम ये भी देखते हैं कि हमको आगे जाके शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, जो हम बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। मेन तो हम प्रॉफिट से ही कमाते हैं, मार्जिनल प्रॉफिट से। समझ में आया? तो डिविडेंड तो मिलेगा, प्लस हमको मार्जिनल प्रॉफिट कितना मिलेगा, P1 माइनस P0 अपॉन NP, एंड सबसे ज़्यादा रिलेवेंट अप्रोच RIA है। ठीक है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो ये इक्विटी शेयर्स के फॉर्मूले खत्म हुए। अब हम एक बार सारे फॉर्मूलेस रिवाइज करेंगे एंड देन वील प्रोसीड टू क्वेश्चंस। Dun dun guys, you are completed with formulas? No.
यू आर नॉट कंप्लीटेड। अब देखो, अब हमने पढ़ लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, अगर सारी चीजें कंपनी में रही तो प्रेफरेंस, डेट, रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी, तो हम क्या निकालेंगे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो इसका क्या, कैसे निकाले हम ये? अब कैसे निकाले? हमने तो सारी चीजें निकाल दी है, अब हमको वैक निकालने बोल दिया क्वेश्चन में, तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा टेबल बनाना है हमको एक, यहाँ पे सोर्स मतलब कहाँ से पैसे आए, इक्विटी से, प्रीफरेंस से, डेट से। कॉस्ट क्यों लिख रही हूँ यहाँ मैं, एक मिनट, कहाँ से पैसे आए वो लिखना है यहाँ पे। इक्विटी से कितना, प्रीफरेंस से, डेट से और रिटेन्ड अर्निंग से, ठीक है। सोर्स आ गया, कितना कितना पैसा आया, अमाउंट लिख देना है यहाँ पे, जो भी अमाउंट आया, ठीक है। अब ये हमारे टोटल कैपिटल का कितना परसेंट है, वेट। सपोज इक्विटी हमारा 20% है, प्रीफरेंस हमारा 30% है, डेट हमारा 30% है, रिटेन्ड हमारा 20% है, टोटल 100% हो गया, वेट निकल गया। अब रेट कैसे निकालेंगे? रेट के लिए तो हमने सारे फॉर्मूलेस पढ़ ही लिए हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस का, कॉस्ट ऑफ डेट का, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का। इससे हमको क्या निकल जाएगा? रेट निकल जाएगा। एंड लास्ट में हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। जब हम वेट और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये गाइस, ठीक है, समझ में आया आपको? ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसी को हम बोलेंगे वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है गाइस, समझ में आया? अब हम सारे फॉर्मूलेस एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन विल प्रोसीड टू क्वेश्चंस, ठीक है। सारे फॉर्मूलेस रिवाइज करो। सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे? रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला पढ़े थे। रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मूले में क्या पढ़े थे? रिटेन्ड अर्निंग इक्वल्स टू इक्विटी शेयर रहता है अगर टैक्स नहीं रहता तो, बट अगर टैक्स है तो क्या करेंगे? पर्सनल टैक्स है तो, कंपनी का टैक्स नहीं, अगर शेयर होल्डर्स को पर्सनल टैक्स लग रहा हो तो के आर इक्वल्स टू के ई 1 माइनस टी, के आर इक्वल्स टू के ई 1 माइनस टी, के आर इक्वल्स टू के ई 1 माइनस टी। चुपचाप नहीं बैठे रहना है, मेरे साथ रिपीट करना है, के आर इक्वल्स टू के ई 1 माइनस टी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़े थे? डेट। डेट में दो पार्ट, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। डेट में क्या देते हैं हम? इंटरेस्ट देते हैं, बट उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन एनपी। रिडीमेबल के केस में इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। प्रीफरेंस के केस में वही, रिडीमेबल के केस में क्या होगा? प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। इरिडीमेबल के केस में प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनपी, ठीक है। अब प्रीफरेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे इक्विटी में। इक्विटी का क्या फॉर्मूला है? इक्विटी में 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इक्विटी केस में डिविडेंड अप्रोच का क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड अपॉन D1 अपॉन P0, ठीक है। डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच का D1 अपॉन P0 प्लस G, EPS 1 अपॉन P0 EPS का, EPS 1 अपॉन P0 प्लस G EPS ग्रोथ अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट CAPM अप्रोच का क्या फॉर्मूला है? रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है। और रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड तो मिलता ही है हमको, प्लस उसके साथ क्या मिलता है? जो भी हमारा मार्जिनल प्रॉफिट है, P1 माइनस P0 अपॉन नेट प्रोसीड्स, ठीक है, अपॉन P0। P1 माइनस P0 अपॉन इसको P0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे P1 माइनस NP भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया गाइस? चलो, और फिर हमने वेटेड एवरेज क्या निकाले? सोर्स अमाउंट, वेट रेट, क्यों। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएंगी। ओके गाइस, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चंस। लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 5 years ago, Sona Limited issues 12% irredeemable debentures at 103 rupees. 5 साल पहले उसने 103 में इशू किया था 12% डिबेंचर्स, वो भी कैसे? इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का क्या फॉर्मूला था?
के डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन एन पी। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था इसका। इंटरवल का फॉर्मूला हो गया 3 पीएम पे किया था, टू देयर पार वैल्यू, अब उसकी पार वैल्यू कितनी थी 100, फेस वैल्यू 100। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर्स, करंट मार्केट प्राइस कितनी अभी इसकी 94। इफ द कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स 35% कैलकुलेट, अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 5 साल पहले कंपनी ने इस रेट पे इशू किया था बट करंट मार्केट वैल्यू उसकी अभी इतनी चल रही है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम क्या करेंगे उस केस में, हम एनपी में क्या लेंगे, करंट मार्केट प्राइस लेंगे। क्या लेंगे, करंट मार्केट प्राइस लेंगे, ना कि पिछले साल की वैल्यू, क्योंकि हमको अभी करंट में निकालना है कि करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितना है, करंट। ठीक है, क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो हम क्या लेंगे, करंट मार्केट प्राइस ही लेंगे। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस कितनी है 94, एनपी कितना हो गया 94, इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 12% इंटरेस्ट है, टैक्स कितना 35%, 1 माइनस 0.35 अपॉन 94, क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.35 इंटू 12 अपॉन 94 इंटू 100 इक्वल्स टू 8.30%। गाइस समझ में आया, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है एंड देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ साथ करते जाओ, एक बार आपकी मेरे साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार आप घर में रिवाइज कर लेना, बस काम हो गया। ठीक है, पहला निकाल लिए हमने एंड देन सेकेंड क्वेश्चन, अ कंपनी इश्यूज 10,000 10% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/23, मैच्योर्ड ऑन 1/4/28। द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट पार ऑन द मैच्योरिटी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब यह करंट कॉस्ट बोला है क्या, नहीं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बोला है, अज्यूमिंग 35% एज टैक्स रेट। हमको सारी चीज़ें दी हुई है, क्या क्या चीज़ें दी हुई है, 10,000 10% डिबेंचर है, मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 10% हो गया। ठीक है, प्रीमियम कितना मिल रहा है ऑफ 100 इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो हमारा नेट प्रोसीड्स कितना हो गया 100 प्लस 10% इक्वल्स टू 110। टू बी मेच्योर्ड ऑन 1/4/23 में लिया था, 1/4/28 में मेच्योर हो रहा है, मतलब कितने साल में मेच्योर हो रहा है 28 माइनस 23 इक्वल्स टू 5 साल में, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे हमारे 5 ईयर्स। ठीक है, डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट पार ऑन मैच्योरिटी, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टैक्स रेट कितना है हमारा 35% टैक्स रेट है। बस फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकालना है। फॉर्मूला क्या है इसका, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकाली हुई है यहाँ पे, अब बस पुट करना है, इंटरेस्ट कितना 10, 1 माइनस 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू का कुछ नहीं दिया है, 100 ही रिडीमेबल वैल्यू रहेगी। अभी हम कितने पे दे रहे हैं 110 पे दे रहे हैं, अपॉन 5 साल के लिए 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.35 इंटू 10 इक्वल्स टू 6.5 प्लस 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, 105। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 6.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, 4.29%। क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है, हाँ 28%। ठीक है, 4.2829 समझ में आया इलस्ट्रेशन 2।
कुछ भी नहीं, फॉर्मूले में पुट करना था, सारी चीज़ें गिवन थी। यहाँ पे मेन पॉइंट था प्रीमियम का, थोड़ा ध्यान रख लेना बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 3 के साथ। अ कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 इज एट पार, इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। ठीक है, 100 ईच, तो हमारा प्रीमियम कितना हो गया, नेट प्रोसीड्स कितना हो गया 100 हो गया, क्योंकि इसमें ना ही प्रीमियम पे इशू किया है ना ही डिस्काउंट पे इशू किया है, तो जो हमारा नेट प्रोसीड्स हो गया वो कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, 1/4/18 पे इशू किया था टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/28 एट पार, मतलब यहाँ पे 10 साल का गैप है। द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1/4/23, 1/4/23 कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट निकालना है, मतलब करेंट कॉस्ट निकालना है। तो इसमें जो करंट मार्केट प्राइस रहेगी वो ही करंट कॉस्ट ऑफ डेट रहेगी। समझ में आया, करंट करंट करंट, नॉट कि पूरा का पूरा बोला। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कंपनी वांट्स टू नो कॉस्ट ऑफ डेट ऑन 1/4/23 व्हेन द मार्केट प्राइस इज ₹80, तो इस केस में नेट प्रोसीड्स कितना होगा 80 रुपीज। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं डायरेक्टली, इंटरेस्ट 1 - t प्लस RV माइनस NP अपॉन N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। इंटरेस्ट कितना 10%, टैक्स कितना 0.35, रिडीमेबल वैल्यू कितनी रहेगी, रिडीमेबल वैल्यू जो कि हमारी अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं रिडीमेबल वैल्यू, तो जो हमारी फेस वैल्यू रहेगी वही हमारी क्या रहेगी रिडीमेबल वैल्यू, माइनस नेट प्रोसीड्स कितना 80 करंट मार्केट प्राइस अपॉन एन, कितने साल के लिए 10 साल के लिए, नहीं हमको कैसे निकालना है 1/4/23 से निकालना, तो 1/4/23 से 1/4/28 तक कितने साल हो रहे हैं 5 साल हो रहे हैं, तो एन क्या रहेगा हमारा 5 साल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। निकाल लो आंसर, 1 माइनस 0.35 इंटू 10 6.5 माइनस 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5, और एक मिनट यहाँ प्लस है। ठीक है, 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 90, तो 6.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इक्वल्स टू 11.67%। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ डेट, करंट कॉस्ट ऑफ डेट। समझ में आया गाइस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, करंट ईयर के लिए पूछा था, 2023 के लिए पूछा था जब उसकी मार्केट प्राइस 80 है। ठीक है, तो हम 2023 से 2028 तक ही एन लेंगे, मतलब 5 साल का। समझ में आया, गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी देखो इसमें भी 2 मेथड है कॉस्ट ऑफ डेट में, जो हम जिस मेथड से कर रहे हैं उस मेथड को अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। बट कभी कभी इन केस अगर एग्जाम में आपको बोला यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से निकालो तो क्या करेंगे, YTM अप्रोच से कॉस्ट ऑफ डेट, तो इसका भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी मेथड पढ़ा रही थी मैं अभी तक तुम लोग को, अप्रोक्सीमेशन मेथड, मतलब अप्रोक्स हमारा इतना आंसर आएगा। बट अब ये कौन सी मेथड है, यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच। ठीक है, तो यील्ड टू मैच्योरिटी में हम कैसे निकालेंगे, करंटली अगर कंपनी डेट दे रही है तो कंपनी को क्या मिलेगा, नेट प्रोसीड्स मिलेगा, पैसा मिलेगा। सपोज 100 रुपये मिले उसको, तो 100 रुपये आ जाएंगे हमारे 0 ईयर पे। ठीक है, अब हमको उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करके देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी हमारा इतने साल के लिए आ जाएगा जितने साल के लिए हमारे पास डेट रखा हुआ है, जितने साल के लिए डेट हमारे पास रखा हुआ है नंबर, जैसे 5 साल के लिए रखा हुआ है तो 5 साल के लिए हमको इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारी रिडीमेबल वैल्यू है, सपोज वो 5 साल के बाद जा रही, 5 साल पे जा रही, 5th ईयर में, तो 5th ईयर में हमारा रिडीमेबल वैल्यू आ जाएगा। अब मैं जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना तब आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ईयर 0 पे हम क्या लेंगे, जो भी हमको नेट प्रोसीड्स मिला। ठीक है, सपोज 5 साल के लिए, तो ईयर 1 to 5 में हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
बट इस पर टैक्स माइनस करके, ठीक है। 5 साल में हमको रिडीमेबल वैल्यू वापस भी करनी पड़ेगी। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। सपोज एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, सपोज अ कंपनी हैव 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी के पास 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है। ऑन 1/4/23 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/28, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए यहाँ पे? 5 साल हो गए। कंपनी वांट्स टू नो करंट कॉस्ट निकालना है, तो करंट कॉस्ट के लिए हम क्या लेंगे? मार्केट प्राइस ₹80 लेंगे। करंट कॉस्ट के लिए मार्केट प्राइस क्या लेंगे? 80। नेट प्रोसीड्स मार्केट प्राइस लेंगे, ठीक है। अज्यूमिंग टैक्स रेट इज 35%, तो हम क्या लेंगे? 0 ईयर में 80 रुपीज लेंगे। 1 to 5 ईयर्स में हमारा इंटरेस्ट कितना रहेगा? 10 रुपये का रहेगा, माइनस कितना? 35% हमारा टैक्स रेट है, ठीक है। मतलब हमारा 6.5 रुपीज़ आ गया 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद हमारा फेस वैल्यू कितना रहेगा? हम कितने में उसको रिडीम कर रहे हैं? 100 रुपीज़ में ही रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा भी क्वेश्चन हो गया। ये हमने निकाल लिए कि ये चीज़ें करना है, ठीक है। अब हम उसको कैसे सॉल्व करें? हमको कितना मिल रहा है? हमको कितना पैसा मिल रहा है? 80 रुपये मिल रहा है, माइनस हमको कितना रुपए देना पड़ रहा है? 6.5 रुपीज़ देना पड़ रहा है। और कितना रुपए देना पड़ रहा है? रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपये देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है हमको कितना रुपए देना पड़ रहा है? बट हम क्या करेंगे? उसकी करंट मार्केट वैल्यू, ये 5 साल बाद 100 रुपये देना पड़ रहा है, बट करेंटली हमारी वैल्यू कितनी रहेगी? 100 रुपये की। उसको कैसे निकालेंगे हम? क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर, IRR मेथड लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड में हम क्या लगाएंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर। सपोज समझ लो आप 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर, आपके मर्जी से आप कोई भी 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो। सपोज यहाँ पे लिया है 10%, 15%, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हमने लिख लिया 0 ईयर पे 80 रुपीज़ था, 1 to 5 ईयर्स पे 6.5 था, 5 पे 100 रुपीज़ हमको देना था, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे 10% से लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पहले साल में तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर्स में हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहेगा ऑलवेज, तो 0 ईयर्स में यहाँ पे 1 लिया है। अब 1 to 5 ईयर्स में क्या करेंगे हम? 1 डिवाइडेड बाय, हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लिया है? 1.10 इक्वल्स टू 0.909 पहले साल का है, इसको कर लेंगे m प्लस। 0.826 दूसरे साल का है, इसको भी कर लेंगे m प्लस, इक्वल्स टू 0.75 तीसरे साल का है, इसको भी m प्लस कर लेंगे, इक्वल्स टू 0.683 चौथे साल का है, इसको भी m प्लस कर लेंगे, एंड देन 0.620 ये हमारा 5वें साल का है, इसको भी m प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा MRC? 3.79। 3.79 क्या हो गया हमारे लिए? डिस्काउंटिंग फैक्टर एट ₹10 फॉर 5 ईयर्स। कितना हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर एट रुपीज़? ये देखो 3.791, और हमने 5th ईयर का 0.62 निकाले थे, तो ये 0.621 5th ईयर में लिख दिए। समझ में आया? अब क्या करना है? इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। 80 × 1 80, 6.5 × 3 24, और 100 × 62 आ गया। तो अब ये जो है 62.1 प्लस 24.64 माइनस 80, तो कंपनी के लिए प्लस 6.74 एक आ गया प्रॉफिट में, कि ठीक है कंपनी बाद में 100 रुपये रिडीमेबल वैल्यू भी पे कर रही है, इंटरेस्ट भी पे कर रही है, तब भी उसको 6.74 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर रख रही है तो। समझ में आया? अब आप 15% रखेगी तो सेम चीज़ करेंगे हम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? उसको -8.51 का लॉस आ रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला है? लोअर वैल्यू प्लस NPV एट लोअर वैल्यू अपॉन NPV एट लोअर वैल्यू माइनस NPV एट हायर वैल्यू इनटू हायर माइनस लोअर। क्या फॉर्मूला है? लोअर वैल्यू जो भी हमारा लोअर रेट है
वो हमें यहाँ लिखेंगे। लोअर रेट हमने कितना लगाया था, 10% लगाए थे। एनपीवी कितना निकला था इसमें, पॉजिटिव 6.74 निकला था। एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर इंटू हायर माइनस लोअर। तो जो भी है हमारा रेट निकलेगा, ये निकलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व करते, नॉर्मली तो हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाएंगे, बट अगर क्वेश्चन में यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड दिया है तो ही लगाएंगे। अगर हम इसको नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करते तो कैसा आता, कॉस्ट ऑफ डेट कितना आता हमारा, निकालते हैं। क्या फॉर्मूला था, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। इंटरेस्ट कितना था हमारा 10%, 1 माइनस 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी 100 माइनस 80 अपॉन 5 साल के लिए 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। मतलब कैसे आता है इसका, कैसे आता, 1 माइनस 0.35 इंटू 10, 6.5 प्लस 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5, 400 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, 90। तो 6.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 11.67%। यहाँ पे हमारा आया कितना 12 मतलब अप्रोक्सीमेटली 11.67% आ सकता है, बट हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड में कितना आया 12.21%। तो ये ध्यान में रखना, जो अप्रोक्सीमेशन निकाले हमने 11.67, जो हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिए हैं वो इन दोनों के बीच में का होना चाहिए। मतलब तुम ऐसा नंबर लो जिसमें 11.67 मतलब 11% आए। अब जैसे यहाँ पे लिया है 10% और 15%, अगर आप 5 और 10% लेते तो आपका आंसर आता भी क्या ढंग से, नहीं आता, बहुत ही दूर जाता। ठीक है, आप ले सकते हो वो भी, बट आपको ये ध्यान में रखना आता, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि एकदम ऐसा एक ये लेना है जिससे नेगेटिव आंसर निकले, एक ऐसा रेट लेना है जिससे पॉजिटिव आंसर निकले, एंड दोनों ही अप्रोक्सीमेटली हमारे अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो आंसर आ रहा है उनके बीच का हो। समझ में आया, समझ में आया या नहीं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मेथड में एक और बार समझा रही हूँ हमको, अप्रोक्सीमेशन मेथड तो आपको समझ गए, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड में एक और बार आपको समझा रही हूँ। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जो भी सबसे पहले 0 ईयर्स में हमको कितना पैसा मिला वो क्या करना है, माइनस करना है। किससे माइनस करना है, वो कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, कितना पैसा पे करना पड़ रहा है। सपोज इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे हम 1 माइनस टैक्स पे कर रहे हैं, माइनस हमको रिडीमेबल वैल्यू भी पे करनी पड़ रही है, उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, दोनों को प्लस माइनस करेंगे, फिर IRR मेथड लगाएंगे। IRR मेथड क्या है, लोअर वैल्यू प्लस NPV एट लोअर, NPV एट लोअर माइनस NPV एट हायर इंटू हायर माइनस लोअर, फॉर्मूला लगा देंगे एंड देन हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको और सॉल्व करेंगे। वैसे नॉर्मली इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, बट आए तो सॉल्व करना है, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ये भी बहुत ईजी मेथड है। एक बार और इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ हम बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक एक बैंक है जिसने क्या इशू किया है, 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, 0 है, ठीक है, इंटरेस्ट ही 0 है। फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 1 लाख है। ईच इशूड एट 2500, कितने में इशू किया उसने, 2500 में इशू किया। मतलब इशू प्राइस क्या हो गई, नेट प्रोसीड्स क्या हो गई हमारी 2500। रीपेबल आफ्टर 25 ईयर्स, हमारी फेस वैल्यू कोई हम रिडीमेबल वैल्यू बोलेंगे 1 लाख रुपए की।
रिपेबल कितने साल में हो रहा है? 25 साल में हो रहा है। अब इसमें हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे जहाँ पे टैक्स भी नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में हम कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ज़ीरो इंटरेस्ट है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में भी इशू हुआ है। एक तो देखो 2,500 की में इशू हुआ है, फेस वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपये, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में इशू हुआ है ये। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? रिडीम तो हम फेस वैल्यू पे करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में इशू किया है, तो इस केस में हमारे पास दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमको पता है फ्यूचर वैल्यू, हमने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी प्लस नहीं इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 पर हमको आर ही निकालना है। जो आर रहेगा हमारा, यही हमारा कॉस्ट ऑफ डेट रहेगा। समझ में आया? आर क्या रहेगा? हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। इस केस में जहाँ पे जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड है विथ नो इंटरेस्ट, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू कितनी है इसकी? 1,00,000 रुपए। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2,500 इंटू 1 प्लस आर, तो हमको निकालना है रेज़ टू पावर 25। सबसे पहले 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2,500 कर लेंगे, इक्वल्स टू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर 25। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2,500 कितना हो जाएगा? 40 रुपये। 40 इक्वल्स टू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर 25। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 अंडर रूट ऑफ 40। अब हम ये कैसे निकालें? अब मेन बात है ये कैसे निकालें। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस कैलकुलेटर की एक ट्रिक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 40 लिखेंगे। 40 लिख लिए क्योंकि 40 का हमको 25 टाइम का अंडर रूट निकालना है। 40 लिख लिए। अब अंडर रूट को हम क्या करेंगे? 13 टाइम्स दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइप्स अंडर रूट दबा दिए। अब क्या करेंगे? -1 डिवाइड बाय, हमको कितनावां रूट निकालना है? कितनावां रूट निकालना है? 25वां रूट निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1। अब इंटू इक्वल्स टू को 13 टाइम दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया आंसर? आपको उल्टा दिख रहा होगा, 1.159। मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रही हूँ, आप भी लिख लो मेरे साथ, ठीक है? बाद में कोई बताएगा नहीं बताएगा पता नहीं, लिख लो मेरे साथ। क्या है ट्रिक? सबसे पहले अंडर रूट को क्या करना है? 13 टाइम्स दबाना है। उसके बाद क्या करना है? -1 करना है, इनटू जो भी नंबर है वो, ठीक है, +1 करना है। उसके बाद फिर इनटू इक्वल्स टू को क्या करना है? 13 टाइम्स दबाना है, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। अब ये जो भी आंसर निकला है 1 प्लस आर का निकला है, तो आर का कितना निकल जाएगा? 1.159 -1 इक्वल्स टू 0.159 इक्वल्स टू 15.9% हमारा आंसर आ गया। क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है? हाँ, हमारा आंसर मैच हो रहा है। ओके, देन लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर question. Where is the question, guys? ये है क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है? XYZ लिमिटेड इश्यूज 2010% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹95। कितने पे इशू किया? 95 पे। नेट प्रोसीड्स कितना हो गया? 95। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने परसेंट है? 10% है, ठीक है। कितने का? 10% है,
हमको नेट प्रोसीड्स कितना मिल रहा है 95 इंटू 100, तो 10 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, 10.53%। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। इफ आर एनर्जी लिमिटेड इज इश्यूड प्रीफर्ड स्टॉक ऑफ ₹100 पर शेयर विद स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट इज 3%, देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। डिविडेंड कितने का दे रहा है 12 रुपए का दे रहा है, बट इसमें क्या फ्लोटेशन कॉस्ट। मैंने क्या बोली थी, नेट प्रोसीड्स के केस में हम क्या करेंगे, जो भी फेस वैल्यू रहेंगी उसमें से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, प्रीमियम ऐड करेंगे, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे। तो 100 माइनस 3% करेंगे तो हमारा 97 नेट प्रोसीड्स हो गया। डिविडेंड कितने पे दे रहे हैं 12, 12 डिवाइडेड बाय 97 इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाय 97 इंटू 100, 12.37 rupees. Question number 7 is also completed.